हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस और अन्य स्टेट कमीशन जहां पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं या प्री कम मेंस के जहां एग्ज़ाम होते हैं, जहां जीएस या जनरल स्टडीज़ के जो पेपर प्री में पूछा जाता है और मेंस में डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है, साथ ही वनडे एग्जाम की जो श्रृंखलाएँ हैं जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और यूपी ट्रिपल एससी, जहाँ क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों में जो बेसिक लेवल की जानकारी है या कह सकते हैं कि जो भारत सरकार की किताबें हैं वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी से, उन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए यह प्रोग्राम तैयार किया गया है। एनसीईआरटी का जो प्रोग्राम है पहले पार्ट के अंतर्गत हम लोग जो है पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत देख रहे हैं और यह इंदिरा सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल सर का चैनल है। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स और व्यू दें। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग आज के टॉपिक में। तो देख सकते हैं हम लोग हम अगर बात करें तो देखेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक है। इस पे हम लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। खास कर ये डिवीज़न आप देखेंगे यूपीएससी, सीएससी और यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है कौन सा, प्री और कम मेंस के हिसाब से, और खासकर जीएस के पेपर 2 जो क्वेश्चन बनते हैं, खासकर बेसिक लेवल की जानकारी एनसीईआरटी जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्री और मेंस में, जो देख सकते हैं, या आपकी बेसिक लेवल की जो जानकारी है जिसे आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, या इसी भाषा में आप जब आंसर राइटिंग करेंगे किसमें, यूपीएससी के सीएससी जो जीएस पेपर 2 का मेंस का सिलेबस है और यूपी पीसीएस के मेंस के पेपर 2 का जो सिलेबस है उससे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी नियर अबाउट 70% या 80% आपको कवरेज दे रही है, जानकारी दे रही है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लिख सकें, क्योंकि 3 घंटे में आपको 18 से 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो देख सकते हैं कि आपके पास समय के अभाव, तो बेसिक जानकारी के साथ आप क्वेश्चनों को लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसको ध्यान रखें। साथ ही आप देखेंगे कि इसके साथ साथ आप इसमें जीएस के पेपर 4th है जो, ठीक है, जो 4th पेपर है उसका भी एप्लीकेशन, उसमें भी आप इस पार्ट का या इन जो भी अदर सब्जेक्ट हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, उन सेक्शनों के कुछ ना कुछ पार्ट आपको क्या मिलेगा जो आपके सैद्धांतिक रूप से या फिलोसफिकल या आइडियोलॉजी बेस होगा, उस पेपर का इस चीज़ों का एप्लीकेशन आप जीएस के 4th पेपर में कर सकेंगे। या आप देख सकते हैं कि कोई ऐसी केस स्टडी दिखे आपको किसी पेपर में तो आप उसे 4th पेपर के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो हम लोग क्लास 9th की जो पाठ्य पुस्तक है या कह सकते हैं क्लास 9th की जो किताब है एनसीईआरटी की, इसमें आप देखेंगे हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति जो है चैप्टर 6 है। देखेंगे चैप्टर 6 पे हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और इसके पहले पार्ट को आज शुरुआत करेंगे। ये क्लास 9th की जो लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 1 है, इसका ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद क्लास 9th की पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे कि ये पुस्तक कंप्लीट हो जाएगी। अगले जब भी हम ये पार्ट ख़त्म करेंगे या तो अगले वीडियो में हम क्लास 10th की किताब शुरू करेंगे। देख सकते हैं जब भी ये टॉपिक ख़त्म होगा तो हम बात कर सकते हैं कि इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत हम लोग चैप्टर 6 लोकतांत्रिक अधिकार की बात कर रहे हैं। तो लोकतांत्रिक अधिकारों की अगर बात करें तो आप देख सकेंगे पार्ट 1 के तहत, तो आप देखेंगे इसे भारत की उद्देश्य का है, हम इसे बार बार बता चुके हैं, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, पिछले वीडियो से देख सकते हैं। हम लोकतांत्रिक अधिकारों के बिना जीवन की आज बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा रहा होगा। अगर आप प्राचीन समय में जाएंगे जहां किंगडम की व्यवस्था थी, कई देशों में किंगडम में भी आप देखेंगे, या कई राज्यों में या भारत के लोग जो किंगडम रहे हैं उनमें भी आपको लोकतांत्रिक अधिकार दिखेंगे। लेकिन ऐसी व्यवस्था जहां अधिकारों के बिना जीवन की
जो आप देखेंगे जहाँ कोई अधिकार ना हो किसी के, जो चाहे वो कर सकते हैं। आप चले जाएंगे तो मानव जीवन की सभ्यता से इसका पाठ सोच सकते हैं कि मानव जीवन की सभ्यता का जहाँ से शुरुआत हुआ, वहाँ जब अधिकार जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, सभी के पास सभी अधिकार हैं, ठीक है, किसी के पास कोई ड्यूटी नहीं थी, तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा रहा होगा। इसके बाद आएंगे जब कैसे हुआ समुदाय, या जैसे कहेंगे जब आप एक क्या होगे, आप एक व्यक्ति रहे होंगे, आपसे जब एक व्यक्ति और जुड़ा होगा तो आपका एक परिवार बना होगा, परिवार के साथ आपके साथ जो आपके बच्चे होंगे उसके साथ एक पूरा परिवार बना, फिर परिवार के आपके बच्चों का विवाह हुआ। धीरे धीरे ये मानव के विकास की सभ्यता की बात कर रहे हैं। उस सभ्यता में आप देखेंगे अगर बात करें कि पहले परिवार, फिर परिवार बना होगा, फिर समाज का निर्माण हुआ होगा, समाज के निर्माण के साथ एक क्या होगा, समुदाय का निर्माण हुआ होगा, और समुदाय के निर्माण के साथ आप देखेंगे एक राज्य का निर्माण हुआ होगा, और राज्य ही क्या है, राज्य समसामयिक समय में आप देखेंगे इसी को धीरे धीरे आधुनिक तंत्र के समय में आप देखेंगे राष्ट्र राज्य की संकल्पना के रूप में विकसित हो गया, तो राष्ट्र राज्य बन गया। ये आगे चल के इसे देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक अधिकारों के विकास के साथ ही जैसे जैसे मानव समाज का विकास होता गया, वैसे वैसे लोकतांत्रिक अधिकारों के भी विकास होते चले गए, इनके लोगों के अधिकार बढ़ते चले गए। तो हम बात करेंगे अधिकारों के बिना जीवन की बात, तो जीवन के संदर्भ में देख सकते हैं कि भूमिका, अगर हम इसकी चर्चा करें कि इस पाठ की भूमिका या इंट्रोडक्शन क्या है, आप देख सकते हैं भूमिका के संदर्भ में परिचय में भूमिका क्या है, अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा। आप खुद एक व्यक्ति हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप समझ लीजिए कि भारत में अगर लोकतंत्र ना होता, अगर यूएई जैसी व्यवस्था होती या अन्य देशों जैसी व्यवस्था होती, तो क्या भारत में आपको इतने अधिकार प्राप्त हैं, इतने अधिकार प्राप्त होते। आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा। आप अपने दादा दादी से इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजों के समय आपके कितने अधिकार थे, जो हम बोल सकते हैं कर सकते हैं, क्या आप वह कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। इसकी सीख आप किताबों में पढ़ सकते हैं चीज़ों की। तो आपको बात करें इसकी, इस चीज़ की अगर बात करें हम, तो देखेंगे कि इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन में कुछ घटनाओं की बात शुरू करेंगे। अगर हम अधिकारों के जीवन कैसा होगा, तो हम इसकी एक कल्पना या इसके वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं से इसकी बात आपको समझाने की प्रयास करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी आपको कुछ घटनाओं के माध्यम से अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता होगा इसको समझाने की कोशिश की है। आप देखेंगे हम इस चर्चा पर पहुंचेंगे कि अधिकारों का क्या मतलब है, ठीक है, हम इन अधिकारों के बिना जीवन कैसा है, और अधिकारों का क्या मतलब है कि अधिकार के बिना व्यक्ति का जीवन जीवन नहीं है, हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। पहला पॉइंट अगर बात करें कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा है, आप इस पे सोच सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे अधिकारों का मतलब क्या है, और तीसरे पॉइंट की अगर बात करें कि हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो देख सकते हैं कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा। इन चीज़ों को तीनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे। मतलब हम लोग चर्चा करते हैं, अगर हम लोग इसकी भूमिका चैप्टर की पढ़ रहे हैं तो बताने की कोशिश है हम लोग इनके माध्यम से इस चैप्टर को समझेंगे। तो देख सकते हैं कि फिर भी हम क्या करेंगे, फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है। ऐसे अधिकार सभी को मिल गए, तो एक अधिकार करने का प्रयोग कैसे करेगा, तो एक सामान्य आदमी की बात होगी कि सामान्य आदमी अधिकारों का प्रयोग कैसे करेगा। ये मौलिक अधिकार इस व्यक्ति को मिले हैं अगर, तो इन अधिकारों का प्रयोग कैसे करेगा आप देखेंगे, और इनकी रक्षा कौन करेगा। ठीक, आप क्योंकि हम लोकतांत्रिक बात पढ़ रहे हैं, क्या चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक अधिकार, तो आप देखेंगे कि रक्षा कौन करेगा और देखेंगे इनको लागू कौन करेगा। अगर हम इनकी चर्चा बात करें तो हमने पिछले चार्ट में आपको बताया था राजनीतिक, ठीक, आप देखेंगे लोकतांत्रिक राजनीति की चर्चा कर रहे थे, उसमें हमने आपको इन चीज़ों की काफ़ी हद तक चर्चा कर चुके थे। तो सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे करेगा, आखिर में हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार करने में क्या होगा, अधिकारों की भूमिका
कैसी हो सकती है। तो आप देखेंगे कि लोकतंत्र में अधिकारों की भूमिका कैसी होगी, इस चीज़ को भी आप समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये सभी, अगर आप इन पॉइंटों को ठीक से समझ गए और हाल के वर्षों में अगर कहेंगे हमारे मुल्क मतलब भारत में इनकी क्या भूमिका निभाई है और कैसे इन्होंने इन अधिकारों या लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ क्या क्या काम लोगों ने किए हैं, देख सकते हैं। ठीक, क्या क्या भूमिका हुई है, इन सभी पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे और देखेंगे। हम बात करते हैं अधिकारों के बिना जीवन की। तो आप देखेंगे पहला पॉइंट है चैप्टर का 5.1 में चर्चा करें तो अधिकारों के बिना जीवन में अगर देखेंगे, अधिकारों वाली चर्चा के आधार पर अधिकारों की चर्चा की हम शुरुआत करते हैं कि अधिकार की चर्चा, अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा। तो हमने आपको बताया था कि कैसा, कि एक आप जिस राज्य में रहते हैं, मान लीजिए हम इसे भारत कहते हैं, ठीक है, और भारत में का कोई संविधान नहीं है, ठीक है, कोई इसका संविधान या कानून नहीं है, या मानव अधिकार नहीं है, ठीक है। मानव अधिकारों के बिना जीवन है कि मानव के कोई अधिकार नहीं है, जो भारत की सरकार, अगर हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं आपके साथ, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना रहे हैं आपके साथ कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा रहा होगा। तो आप देखेंगे इन अधिकारों के बिना जीवन की बात करें, अगर वहाँ कोई मानव अधिकार नहीं है, ठीक है, सिर्फ जो कानून और संविधान सरकार ने कह दिया वही कानून और वही हैं, बाकी क्या है, सरकार जो है स्वतंत्र है संविधान से। अगर बात कर दें तो कैसा रहा होगा, कैसा होगा जीवन, देख सकते हैं। इसकी आप ज़्यादा पीछे तो नहीं जाएंगे, किंगडम के दौर में, अगर प्राचीन या मध्यकाल में हम लोग समसामयिक, अगर मिडिल एज की, जहां अंग्रेज़ों ने क्या हुआ, अंग्रेज़ों की बात कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि भारत में जब कैसे कैसे, जब नादिर शाह या विदेशी आक्रमणों की बात कर सकते हैं कि विदेशी आक्रमण जब हुए, कब, प्राचीन काल में, आप कह सकते हैं प्राचीन और मध्यकाल में कह सकेंगे, ठीक है, प्राचीन और मध्यकाल में जब विदेशी आक्रमण हुए और उन्होंने क्या हुआ, भारत जो आज भारत है वो भारत पहले कई राज्यों में विभाजित था या कई किंगडम में विभाजित था, कहेंगे कई डिवीजन था इसका, ठीक है। इस डिवीज़न के आधार पे देखेंगे जब क्या हुआ होगा, जब विदेशी आक्रमण हुए, उन्होंने यहाँ आकर कई किंगडमों में क्या लूटपाट की, वहाँ के अधिकार लिए, वहाँ के लोगों के जीवन को क्या है अपने हिसाब से ढाला और उन पर अत्याचार किए। आप देखेंगे इसके बाद अगर इसी बात को हम आगे चर्चा बढ़ाएं तो कर सकते हैं कि भारत में अगर बात करें औपनिवेशिक शासनकाल में, तो औपनिवेशिक, क्योंकि इसे आप ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, तो औपनिवेशिक शासन काल में आप देखेंगे क्या होगा, औपनिवेशिक शासनकाल में आप देख सकते हैं कि इस काल में क्या था, लोगों को बहुत सारे कानून जो बंधे हुए थे कि वो ये काम नहीं कर सकते या ये उनके लिए काम नहीं है, वो धर्म जाति के आधार पर क्या है, वोट देने का अधिकार जैसे था, वोट देने का अधिकार, या आप देखेंगे कोई सभा करने का अधिकार, और आप देखेंगे साथ में ही क्या, साथ में ही कि कोई कानून बना है अगर, तो उसके आधार पर उन्हें टैक्स देने पड़ते थे जो मनमानी तरीके से होते थे, जो चाहे वो बदल देते थे। तो आप देख सकते हैं कि अधिकारों के बिना जीवन क्या आप कैसी कल्पना करेंगे, या मानव के अधिकारों के बिना, जैसे आज मानवाधिकार संगठन, एमनेस्टी संगठन जैसे लोग आज मानव अधिकारों की जो बात करते हैं तो वो क्यों करते हैं। तो आप देखेंगे जो मानवाधिकार आपके, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल मानवाधिकार देखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, तो आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो है मानवाधिकार और भारतीय मानवाधिकार आयोग देख सकते हैं किस आधार पर गठित किया गया है। तो भारतीय मानवाधिकार आयोग किस आधार पर गठित किया गया है, कौन कौन सी जो है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को माना है, तो इस पे देख सकते हैं। इन चीज़ों की चर्चा कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा रहा होगा, अगर हम आपको अपने संविधान की
कुछ बातों की चर्चा करें या चैप्टरों की चर्चा करें तो हमने पहले अध्याय में देखा था लोकतंत्र की परिभाषा। तो अधिकारों के बिना हम लोकतंत्र की परिभाषा दे सकते थे क्या, कि लोकतंत्र कैसा रहा होगा। अगर लोकतंत्र की परिभाषा दी है तो आप जिस राज्य में रह रहे हैं वो वास्तविक लोकतंत्र है या कि नहीं है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया जाने वाला शासन या देखेंगे। तो लोकतंत्र की परिभाषा में आगे हम कहेंगे हमारे संविधान निर्माताओं का मानना है कि कौन की मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि मौलिक अधिकार आपको बता दें, कुछ मौलिक अधिकार आपको क्या होते हैं, जन्म से ही मिल जाते हैं। जिस राज्य में आप जन्म लेते हैं वहाँ के कुछ अधिकार आपको जन्म से ही मिल जाते हैं, कुछ आपको संविधान के तहत मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि मौलिक अधिकारों के बिना संविधान की आत्मा, जैसे क्योंकि आप देख सकते हैं कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा है, तो कहा गया कि मौलिक अधिकार क्या है, संविधान की आत्मा है, मतलब ये लोगों की आत्माएं हैं, आप इनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा है, ठीक है। तो संविधान की आत्मा हर व्यक्ति की उसमें आत्मा बसी हुई है। ये तरीके से कहेंगे कि ये भारतीय धर्म या हिंदू धर्म के अनुसार क्या है, संविधान नारायण है, जहाँ सब कुछ निकलता है, सब कुछ समाता आता है। तो देख सकते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा है, क्योंकि संविधान में क्या हुआ, लोगों ने अपनी सामान्य इच्छा के तहत क्या हुआ, इन्हें अपने अब संविधान को में अपने अधिकार या अपनी संप्रभुता सौंप दी। और आप देखेंगे क्या, भारतीय चैप्टर 3 की चर्चा करें, भारत के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को और क्या होगा, अधिकार प्राप्त हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को मतलब क्या है, कौन कौन वयस्क का मतलब है मत देने का अधिकार है, ठीक है, और वो क्या है, कानूनी अधिकार है, तो वो शादी कर सकता है, और किसी जाति धर्म के बिना कहीं भी कोई शादी कर सकता है, उसे वो राइट हैं भारतीय व्यक्ति को। तो एक कानूनी अधिकार भी हैं, मत देने का अधिकार देख सकते हैं, सभा करने का अधिकार कर सकते हैं, संगठन बनाने का अधिकार कर सकते हैं। आप यहाँ आर्टिकल भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 का इम्प्लिसिट कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए एफसीए। और आप देखेंगे, हम देखेंगे चैप्टर 4 में अगर, तो इस चैप्टर के कैसे, अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो नागरिक उसके खिलाफ कहाँ जाते हैं। तो आप देखते हैं कि हर संविधान की या हर देश में क्या है, एक न्याय व्यवस्था होती है। उस न्याय व्यवस्था के तहत या तो न्यायपालिका होगी या कोई काउंसिल होगी। जैसे आप जहाँ जहाँ अभी किंगडम है कह सकते हैं, कहाँ, जैसे यूए की चर्चा करेंगे, जहाँ भी क्या है, वहाँ भी वहाँ के कानून के अनुसार भी न्याय व्यवस्था वहाँ के लोगों के लिए है, या जो अन्य देश के लोग जहाँ चाहते हैं वहाँ कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए भी क्या है, कानून है, वो उससे भी बंधे हुए हैं। आइए हम इन तीनों उदाहरणों को शुरुआत करेंगे, अधिकारों के बिना जीवन कैसा है। तो हम पहली एग्जाम्पल लेते हैं, गुआंतानामो बे की जेल। आपने इस नाम को बखूबी सुना होगा कि ये, लेकिन आपने देखा होगा कि ये कहाँ है। आज हम इसको बताएंगे कि गुआंतानामो बे का जेल आपको अगर हो जाए तो आप इसका चित्र आपको दिखाएंगे कि आप कहाँ से गुजर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे अमेरिकी, पहले तो बता दें कि ये अमेरिका का है, तो इसकी पहले हम गुआंतानामो जेल की हिस्ट्री थोड़ी बता दें आपको। देख सकते हैं ये क्या है, ये आप कभी गुआंतानामो की जेल में जाएंगे तो यहाँ आपको जाना पड़ेगा। ये क्या है, यूएस नेवी बेस का है एक रेंज वो है। तो आप देखेंगे ये यूएस के अधिकारी हैं, ये गुआंतानामो जेल में बैठे हुए कैदी हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो यातना है, विश्व में जितने भी जेल हैं, जब हम गुआंतानामो की जेल की चर्चा करते हैं कि आपको इस जेल में सज़ा हुई है, तो उस जेल के कैदियों में क्या वहाँ के मानव अधिकारों का हनन किया गया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ ना तो किसी संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार संगठन के आयोग के लोगों को जाने का अधिकार है, ना ही किसी मीडिया को। बस कुछ चित्र आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये कैरेबियन सी है, आप ज्योग्राफी को भी समझे चलें तो आप देखेंगे हवाना है तो ये क्यूबा है, हवाना है तो क्यूबा है, आप समझ सकते हैं इसको। और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। और आप इसे देखेंगे कि ये आप यहाँ पे आप देखिए ये है गुआंतानामो की जेल। तो आपको कभी जाना पड़ेगा, ध्यान रखें। तो इतिहास के रूप में आप देखेंगे इसे जनवरी 2002 में शुरू किया गया था। इसे क्यूबा की ज़मीन इस्तेमाल की गई थी। आप देखेंगे अमेरिका ने इसे 1930 में ही लीज पर ली थी। कब,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की ये उसके पास लीज पर थी, जो अभी भी चली आ रही है। न्यूयॉर्क की 9/11 का हमला आपको पता होगा, आतंकवादी एक घटना होती है जिसमें क्या होती है, 9/11 के साथ जो है वहाँ की जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अन्य जो बिल्डिंग्स हैं उन पे हमला हुआ और जानमाल का खतरा हुआ, आर्थिक नुकसान हुए, खोला गया। जल्दी इसकी नफरत की निशानी बनी। आप देखेंगे जिनकी पहचान नारंगी पोशाक वाले बेड़ियों के रूप में जकड़े कैदियों से होने लगी। तो जो भी नारंगी कैदी आप देख सकते हैं, इन्हें इस ड्रेस में रखा गया है। कैदियों को पहले पिंजरे नुमा बाड़ों में रखा जा गया था। आप देख सकते हैं, ये तो मैंने खुला हुआ आपको चित्र दिखाया है। आप इसमें देख सकते हैं कि वहाँ पिंजरे नुमा जेलें हैं, जहाँ क्या है एकदम, जिसे काल कोठरी की सज़ा कहते हैं। आप देखेंगे जिसमें बाद में इसे बंद कर दिया गया है। आप देखेंगे राष्ट्रपति बनने के बाद बराक ओबामा ने कई बार जेल को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नाकामी नहीं मिल पाई थी। कारण है कि वहाँ अमेरिकी प्रशासन का भी दखलंदाजी है, या अभी भी ऐसी समस्या है। तो हम शुरुआत करेंगे। अमेरिकी फ़ौज ने क्या हुआ, दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से लगभग 600 लोगों को उठाया। जब क्या हुआ था, 9/11 की जो घटना हुई थी, तो उसके बाद उसने दुनिया भर से लगभग 600 लोगों को उठाया, पकड़ लिया और गुआंतानामो की जेल में डाल दिया। और उस पर क्या हुए, फिर उस पर जो है यातनाएँ शुरू हुई, उनसे पूछताछ शुरू हुई। क्यूबा स्थित ये निकट इस टापू पर देखेंगे अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। हमने आपको बताया था 1930 से ही लीज पर है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं। उसने इन्हें शक के आधार पर उठा लिया। कहाँ, उन अमेरिकी फ़ौजों ने। आप देखेंगे अमेरिकी फ़ौजों ने, आप देखेंगे अगर, तो शक के आधार पर उठाया। भारत में भी शक के आधार पर क्या है, अगर पुलिस प्रशासन को शक हो जाए कि ये आतंकवादी है तो आपको उठा सकती है, लेकिन चुपचाप नहीं, आपको समय देती है। ऐसा अधिकार है आपके पास। लेकिन और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध जोड़ा। जो लोग हटाए गए, जिन्हें संदेह के आधार पर हमने कहा बताया, जैसे पकड़ लिया गया, जेल में डाला गया। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोग क्या हुए, देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं थी। जिन देशों से इन्हें उठाया गया था वहाँ इन लोगों को सूचना भी प्राप्त नहीं थी। इसीलिए कह सकते हैं कि मानव के अधिकारों के बिना जीवन कैसा रहा होगा। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि मानव, अगर किसी देश का नागरिक आप उठाते हैं तो आप पहले तो उस देश को सूचना देंगे, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, उस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। आप खुद एक क्राइम कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अमेरिका ने ऐसा किया और देख सकते हैं कोई सूचना उनके परिवारों तक को भी नहीं दी गई। इन कैदियों के परिवार वालों और मीडिया के लोग, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। ना तो किसी जज को, आप देख सकते हैं जैसा हमने बताया, तो सामने मुकदमा चला, और ना ही ये कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सके। आप देख सकते हैं उन्होंने जिन लोगों को उठाया था, जिन्हें उन्हें लगा कि ये सही हैं, उनको तो उन्होंने ना ही किसी देश को सौंपा, ना ही किसी देश से मुकदमा चलाया, ना ही किसी जज की अदालत का वो दरवाज़ा खटखटा सके। उन्होंने जिन्हें लगा कि इनका ये मतलब सही हैं, इनको छोड़ दिया जाए, कुछ लोगों को उन्होंने छोड़ दिया। आप देखेंगे इस यातना में लोगों ने जब हड़ताल की तो उन्हें ज़बरदस्ती खाना खिलाया गया, या ज़बरदस्ती उनसे वो काम करवाए गए और यातनाएं दी गई। लेकिन आप देखेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है जिसका नाम आपने अक्सर का सुना होगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ने गुआंतानामो की क्या हुआ, गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की। रिपोर्ट धीरे धीरे उन्होंने क्या, वहाँ के अधिकारियों को जो है कुछ बातचीत की होगी और इकट्ठी की, बताया उनके पास ज्यादती की जा रही है। ऐसी एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था। ना ही अमेरिकी प्रशासन ने, ना ही अमेरिकी सरकार ने कोई ऐसी सूचना दी। इसके साथ ही आप देखेंगे अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी उनके साथ व्यवहार नहीं किया गया। मतलब जो अमेरिका की गुआंतानामो जेल थी क्यूबा में स्थित, तो वहाँ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी आप नहीं जैसे व्यवहार किया गया। आप देखेंगे क्या, विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण, तो दोनों चीज़ें, समानता और संरक्षण की बात है। तो संरक्षण आप देखेंगे,
संरक्षण अमेरिका में हर व्यक्ति को विधि के समान संरक्षण मिलता है, लेकिन विधि के समान समानता आप देखेंगे ये भी आप ब्रिटेन से है, तो विधि के समान समानता है तो ब्रिटेन चले जाएंगे, और विधि के समान संरक्षण है तो आप अमेरिका जाएंगे। तो अमेरिकी कानूनों का यहाँ व्यवहार दिया गया है। आप देखेंगे ये बात हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में की गई है। आर्टिकल 14 के साथ आप विधि की समानता, विधि के समान के संरक्षण की बात करते हैं, विधि के समान संरक्षण की बात है। अमेरिकी कानूनों में ऐसा लिखा हुआ है, अमेरिकी संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को अमेरिकी कानूनों या अमेरिकी संविधान के अनुसार संरक्षण, उनके कानूनों के अनुसार संरक्षण प्राप्त होगा। तो आप देखेंगे अमेरिकी कानूनों के अनुसार ग्वांतानामो की जेल के कैदियों के साथ व्यवहार नहीं किया गया, उन्हें वो संरक्षण नहीं दिया गया। आप देखेंगे कि जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। ठीक है, जो निर्दोष दिए गए थे उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। मतलब अगर वो बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, वहाँ की सूचना लीक कर देंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो ग्वांतानामो जेल में जो एक बार गया वो लौट के नहीं आ पाया। आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच की इन बात की पुष्टि हुई है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा, कौन कोफी अन्नान जो थे, आप देखेंगे ग्वांतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए, महासचिव ने कहा है। आप देखेंगे अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो कहा कि ये हमारे संविधान, हमारी संप्रभुता का हिस्सा, हमने ये लीज ली है। तो वहाँ पे आप देखेंगे इस चीज़ पे भी, जबकि आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाता है, लेकिन जब अमेरिका की खुद की बारी आई, जब दुनिया भर में वो लोकतंत्र की बात कर रहा है कि इस देश में क्या है, ऐसे ह्यूमन वेपन्स हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा हैं, या केमिकल वेपन्स हैं, या एटॉमिक वेपन्स हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा हैं, लेकिन जो और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ अपनी इच्छा के अनुसार सरकार स्थापित करते हैं और हटा देते हैं। लेकिन जब अमेरिका के खुद की जेल की बारी आती है, जहाँ क्या है अमेरिकी संविधान के अनुसार लोगों को क्या है संरक्षण भी प्राप्त नहीं हुआ, और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जैसे लोगों की बात भी उन्होंने नज़रअंदाज कर दी या अपील को मानने से इनकार कर दिया। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के जो है चुनाव में अमेरिका का हाथ महत्वपूर्ण होता है, या संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे प्रभावशाली देश अमेरिका कह सकते हैं, जिसका हर जगह हिस्सेदारी है, सबसे ज़्यादा कहेंगे। लेकिन आप देखेंगे जब अमेरिका पे खुद की संप्रभुता या उसके कानूनों पे बात आई तो उसने उस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। हम इसकी भी चर्चा करेंगे। आप देखेंगे इसके साथ ही आप कि लोकतंत्र के बिना अधिकारों का जीवन कैसा होता होगा, या लोकतंत्र की जब हनन होता है तो अमेरिका जहां एक तरफ क्या है दुनिया का सबसे विकसित लोकतंत्र कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारों के बिना जीवन की कल्पना जब हम करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जो लीज पर ली गई ज़मीन ग्वांतानामो जेल जो है, वहाँ के लोकतंत्र में देख सकते हैं कि वहाँ में कैसा लोकतंत्र है। तो आप देख सकते हैं कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता होगा। आप इसे खुद पे अगर सोच लें कि हम ग्वांतानामो जेल में हैं, जहां आप खुद भी समझ जाएंगे कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा है। एक बार अगर आप अपने आप को संभाल के बैठाल के देखें वहाँ, तो आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद एक्सप्लेनेशन कर देंगे। ठीक है, आप सऊदी अरब में नागरिक अधिकारों की बात करें तो सऊदी अरब में नागरिकों के अधिकारों की बात करें, क्योंकि सऊदी अरब देखेंगे यूएई की बात हो है, सऊदी अरब हमने लिखा है, तो सऊदी अरब कई वो हिस्सों से हैं, तो साथ वो वहाँ कई हिस्से में हैं जो क्या है अपने अपने वहाँ किंगडम है या वहाँ सुल्तानों की अभी भी राज हैं। वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया या जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों को कुछ हद तक मानते हैं, कुछ हद तक नहीं मानते हैं, क्योंकि वहाँ के देश के कानूनों में क्या है धर्म और शरीयत की व्याख्या दी गई है। वहाँ क्या है मुस्लिम शासनाध्यक्ष के लोग बैठते हैं, या कह सकते हैं कि वो जन्म से ही जो है वंशगत परंपरागत आधार पर चली आई सत्ता का निर्माण करते हैं। तो वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है, इस पर गौर करें जरा। इस तत्वों पर विचार कर सकते हैं। हमने कुछ तत्व आपको दिखाए हैं कि ये तत्व आप सऊदी अरब की बात
ठीक है, यूएई की बात नहीं, सऊदी अरब की बात कहेंगे नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी इसे एप्लीकेशन कर सकते हैं कि इसके बिना कैसा रहा होगा। देश में एक वंश का शासन चलता है, मतलब राजतंत्र चल रहा है, राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका ना हो, तो क्या वहाँ लोकतंत्र हो सकता है। सिर्फ सऊदी अरब की बात नहीं करेंगे, ये दुनिया के किसी भी देश के साथ इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। और शाह की विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। शाह ही मतलब जो वहाँ का राजा या शाह है, मतलब जिस राज्य में शाह या राजा किसी विधायिका या कार्यपालिका का चुनाव करें तो क्या वहाँ वास्तविक लोकतंत्र होगा, क्या लोगों के अधिकारों का जीवन होगा। तो जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसले को पलट भी सकते हैं। तो देख सकते हैं, अगर जज ने किसी को मृत्युदंड दिया है या किसी को क्या है मुक्त कर दिया है, तो शाह चाहेंगे या राजा चाहेंगे तो उसे जो है उसकी सज़ा मुक्त कर सकते हैं या उसकी सज़ा को दे सकते हैं। तो आप देखेंगे ऐसी भी व्यवस्था है। लोग कई राजनीतिक दल और संगठन नहीं बना सकते, कोई राजनीतिक दल और वहाँ संगठन नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ शाह या राजा का शासन है। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती। आप देख सकते हैं ऐसा विश्व के जिन देशों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्म के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक स्थानों पर रोक है। आप देखेंगे औरतों की बात आएगी तो औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर दर्जा मिला हुआ है। आप देखेंगे और उन पर कई तरह के सार्वजनिक पाबंदियां हैं। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकायों के चुनाव, ठीक है, और मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों के अधिकार नहीं है। अगर इसकी हम चर्चा आगे करेंगे कि क्या है, आप देखेंगे अगर तो एक हमने चीज़ बताई, यूएई की चर्चा सऊदी अरब में लिया है, तो आप देखेंगे ये सऊदी अरब यूएई है, सऊदी अरब नहीं है। तो आप देखेंगे तो मानवाधिकारों संगठनों की बात होगी, तो आप देख सकते हैं सऊदी अरब में, ठीक है, कोई मौलिक अधिकार या उल्लंघन, कई मौलिक अधिकारों का क्या है उल्लंघन करती है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित यहाँ अभी संस्थाएं नहीं हैं। तो ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, अभी निर्वाचित संस्थाएं नहीं हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और नागरिकों को अपनी सरकार बदलने या राजनीतिक दल बनाने का अधिकार नहीं है। तो आप देखेंगे कैसे, तो सऊदी अरबिया एक क्या है, एक प्लेटू है, उसमें जितने भी आप देख सकते हैं किंगडम है, तो आप इसको देख सकते हैं धीरे धीरे और भी जो हिस्सा है, तो कई सारे राज्यों की बात है। यहाँ हमने एक की चर्चा की है, ये एक का नेशनल एम्बलम है या आप देखेंगे फ्लैग है। तो ऐसे कई देश हैं। तो आप देखेंगे कई विदेशी नागरिकों और जो है अमीराती नागरिकों या यूएई कह सकते हैं का अपहरण कर लिया है, गैरकानूनी रूप से इन्हें हिरासत में रखा जाता है। आप देखेंगे ये है, हम इसकी हिस्ट्री कुछ बता रहे हैं कि ऐसा पहले था लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। आप देखेंगे अघोषित स्थानों पर अत्याचार किया जाता है। आप देखेंगे कि ये अरेबियन प्लेटू है। अरेबियन प्लेटू में आप देखेंगे ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट अमीरात है। इसके अलावा अन्य भी कंट्री हैं, ये सऊदी अरेबिया है और ये ओमान है। आप देख सकते हैं हमने सिर्फ इसकी चर्चा की है, हम क्वेश्चन के हिसाब से इसको देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और आप देखेंगे कि ये इसका एंथम था। यहाँ अगर यहाँ फ्लैग देखें तो सऊदी अरेबिया का फ्लैग लगाएंगे, देख सकते हैं इस संदर्भ में। और इसके साथ ही हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र परिषद के लिए चुने जाने के बाद क्या सऊदी अरब की बात करेंगे, तो सऊदी अरब तो ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और श्रम अधिकार आयोग पर हस्ताक्षर अभी इन्होंने नहीं कर रखे हैं, लेकिन लोकतांत्रिक नागरिक राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, कन्वेंशन आदि में शामिल हैं। जो अधिकार अभी सभी प्रवासी अधिकारों के पास, उनके पास सदस्यों का संरक्षण की बात, ऐसा अभी उनके पास जो है उन पे हस्ताक्षर उन्होंने नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें इसके आगे कि क्या, अब हम सऊदी अरब की वास्तविकता की बात करेंगे। ये कुछ समय पहले की बात है। अब जो अरेबियन प्लेटू के कंट्रीज हैं, जो सऊदी अरब हो चाहे यूएई हो, सभी लोगों ने क्या है अपने यहाँ लोगों को जो है आधिकारिक जो कह सकते हैं स्थानीय निकाय चुनाव में अधिकार, महिलाओं को भी चुनाव में जो है मत देने के अधिकार। लेकिन अभी वहाँ क्या है, कानून का वर्चस्व में धर्म का वर्चस्व है या शाह या राजा का अधिकार ज़्यादा है। वो कोई भी अधिकार या बदल सकते हैं, कानून बदल सकते हैं, ठीक। और किसी देश के साथ संधि करने के अधिकार वहाँ के शाह या राजा को होती है, या तो किसी देश के साथ संबंध भी, क्योंकि पूरा अरेबियन कंट्री आप देखेंगे जो
कैसे हैं, सभी एक दूसरे का पूरा अरेबियन प्लेटू है। यहाँ क्या पहले एक किंगडम था, टूटते बनते रहे, फिर ये इन राज्यों का निर्माण हुआ। आप इसे देख सकते हैं, यूएई है, ओमान है और ये सऊदी अरबिया है, अन्य भी कंट्रीज हैं जिसे देख सकते हैं, ठीक। और ओमान के साथ देख सकते हैं, ओमान इस हिस्से को भी ओमान कहा जाता है। गल्फ ऑफ ओमान है, तो ओमान यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दो टुकड़ों में अगर इसे कभी पूछा जाए तो इसे याद रखें, क्योंकि और हम देख सकते हैं संदर्भ में आप, ये इधर कतर है, तो आप इस पूरे प्लेटू पे ध्यान रखें। ये हम पूरे प्लेटू की बात करेंगे, यहाँ हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, आप इसके साथ देख सकते हैं हमने यहाँ लिखा हुआ है। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही नहीं लागू होती हैं, दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहाँ ऐसी स्थितियाँ मौजूद हैं। तो आप देखेंगे इन बातों को, ये चीज़ें मैंने अलग से निकाली हैं नेट से, ये एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं, इसे याद रखें। आप चाहें तो इसे पढ़ें, छोड़ दें, एनसीईआरटी पढ़ना है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें, ये नॉलेज के हिसाब से है। हम बात करेंगे आगे कि कोसोवो, आपको कोसोवो के बारे में पता होगा कि कोसोवो यूगोस्लाविया से क्या हुआ, यूगोस्लाविया जब टूटता है तो फॉर्मेशन ऑफ यूगोस्लाविया या जो है फार्मर यूगोस्लाविया की बात करेंगे। अब प्रेजेंट टाइम ये हिस्सा कभी रहा है किसका, यूगोस्लाविया का, लेकिन अब ये स्वतंत्र देश के रूप में है। आप देखेंगे ये इसका फ्लैग है, ठीक है, कोसोवो का, तो अब से आप देख सकते हैं। आगे आप देखें कोसोवो में जाति नरसंहार है। कोसोवो पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया है। इस देश के में क्या है, अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग बहुसंख्यक थे। जो है क्या है, अल्बानियाई या अल्बानियाई लोगों की सर्ब लोग कह सकते हैं। उग्र सर्ब, आप इस चीज़ को याद रखें, जब भी आप आईआर में चर्चा करेंगे तब इसे बखूबी रूप से देखेंगे। अब वहाँ उसको लिखना पड़ सकता है शीत युद्ध के दौरान, या अमेरिका खेमा और यूएसआरआर के खेमे को देख सकते हैं। जब यूगोस्लाविया टूटता है तो आप देखेंगे उग्र सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त कौन थे, मिलोसेविक जो एक नेता थे यहाँ के, तो मिलोसेविक ने यहाँ के चुनाव में जीत हासिल की क्योंकि ये बहुसंख्यक थे। तो आप देखेंगे उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के साथ क्या हुआ, बहुत कठोर व्यवहार किया। आप देख सकते हैं इसे कि आप में से जो मिलोसेविक थे ये चुनाव जीतते हैं, जबकि अल्बानियाई लोग वहाँ बहुसंख्या में थे, लेकिन मिलोसेविक ने वहाँ के अल्बानियाई लोगों के साथ बहुत ही ठीक क्या किए, कठोर व्यवहार किया। आप देखेंगे ये बीबीसी की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं बीबीसी ने इसे कोसोवो दिखाया था कि ये क्यों कैसे फार्मेशन हुआ। आप देखेंगे ये फार्मेशन आप जनवरी 2008 के रूप में है, देख सकते हैं। तो इस कोसोवो का निर्माण हो रहा है, कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना है, तो आप इसे याद रखें, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये बोस्निया हर्जेगोविना है, इनकी राजधानी याद रखें। किस तट पर हैं, कौन कौन से देश किसकी सीमा बनाते हैं, आप इस चीज़ को भी यहाँ देखते चल सकते हैं। साथ में आप देखेंगे इसके साथ कि उनकी इच्छा थी कि देश के सर्ब लोग का ही पूरा नियंत्रण हो, वो क्योंकि अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोग जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या सर्ब की प्रभुत्ता स्वीकार कर लेंगे। तो जो नेता थे वो सर्ब के बहुसंख्यक नेता थे, अल्बानियाई को पूरा कोसोवो बोला जाता था। तो आप इसे देख सकते हैं, अल्बानियाई लोगों के खिलाफ क्या हुआ, एक अत्याचार का दौर शुरू होता है। किसी की सरकार जब बनती है तो उसके अंडर में या उसकी गाइडलाइन में, तो हम देख सकते हैं अगर आप सर्ब होते तो कोसोवो में क्या होता, मिलोसेविक ने जो भी कुछ किया उसका समर्थन करते, ठीक है, क्योंकि इससे दो चीज़ें हो रही थी, एक मिलोसेविक की बात हो रही जो सर्ब थे, ठीक, और दूसरे अल्बानियाई लोगों का जो समर्थन था। सर्ब लोगों का प्रभुत्व कायम करने की उनकी योजना क्या सर्ब लोगों की वास्तविकता हित में थी, क्या ये लोकतंत्र के हित में था, क्या आप देख सकते हैं हम लोग चर्चा इसकी इसलिए कर रहे हैं कि अधिकारों के बिना कैसा जीवन होगा। तो देख सकते हैं कोसोवो के निर्माण में फ्लैग है ये। तो आगे देखें, अब हम इसकी चर्चा आपको एक एग्जाम्पल से सुनाते हैं। कोसोवो में अल्बानियाई लोगों के साथ सर्ब लोगों के समर्थित लोगों की सरकार ने, या जो नेता हमने आपको बताया है, किस नेता का नाम बताया था, दिखाते चलते हैं, मिलोसेविक। तो आप देख सकते हैं मिलोसेविक सर्ब मूल के थे, सर्ब जाति के थे या सर्ब संख्या के लोग थे, जो बहुसंख्यक लोग थे,
इसकी चर्चा देखेंगे तो मिलोसेविक की कि एक शहर में होता है अप्रैल 99 में एक अल्बेनियाई परिवार के साथ ऐसी घटना घटी जो 74 वर्षीय महिला कह सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी में। बतीसा होक्सा नाम है इनका। रसोई में क्या है अपने पति के साथ बैठी थी। 77 वर्ष से पति थे इनके एजेड। बैठी आग ताप रही थी, मतलब सर्दी। वहाँ तो वैसे यूरोपियन कंट्री है। आप देखेंगे विस्फोट की आवाज़ सुनी तो उन्हें एहसास हुआ कि सर्बियाई की फौज शहर में घुस आई है तथा उनका दरवाज़ा खोलकर 5-6 सैनिक दंडनाते हुए मतलब उनके घर के अंदर आए और पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। आप देखेंगे कि उन्होंने पति या 74 वर्षीय बतीसा आया उनके पति को नहीं पूछा। आप देखेंगे सिर्फ कहा कि बच्चे कहाँ हैं। तो बतीसा बताते हुए याद करती हैं कि उन्होंने इजेता की छाती की 3 गोलियां दागी। ठीक है, तो आप देखेंगे इजेता उनके पति थे इजेत, तो पहले उनके गोलियां दागी। उनके सामने उनके पति की मौत हुई। सैनिकों ने उनकी उंगली से अंगूठी निकाली, शादी की अंगूठी उतार ली और भाग जाने को कहा कि आप अब भाग जाइए। मैंने अभी दरवाजे से बाहर ही निकली थी कि उनके घर में आग लगा दी और बरसात में वो बेघर सड़क के बाहर खड़ी हुई थी। तो आप देख सकते हैं उनकी वो घर में घुसे अल्बेनियाई लोगों के बच्चों को, मतलब डेमोग्राफिक चेंजेस की बात, क्योंकि अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो आगे इनका बदलाव स्वयं हो जाएगा। तो डेमोग्राफिक रूप से बदलाव लाने के लिए उन्होंने बच्चों के साथ नरसंहार किया। वहाँ के जो पुरुष व्यक्ति थे उनको नरसंहार का हिस्सा बनाया, क्योंकि महिलाओं को तो अपने हिसाब से ढालने की अन्य देशों की प्राचीन काल से व्यवस्था चली आ रही है। वो व्यवस्था अभी 1999 के दौर में या 90 में देखने को मिलेगी। तो मैं अभी दरवाजे से बाहर निकला भी नहीं था, उनके घर में आग लग गई। तो आप देखेंगे बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उनके पास ना मकान था, ना पति थे और ना शरीर पर पहनने के लिए कपड़ों के अलावा कोई चीज़। ठीक, क्योंकि वो घर में बैठे हुए थे, अचानक घुसे और उनके पति को गोली मारी। उनके बच्चों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया नहीं, या उस समय उनके बच्चे घर में नहीं रहे होंगे, तो उन्होंने उनके पति को गोली मार दी। और आगे देखेंगे कि इसी नरसंहार के साथ उन्होंने क्या सोचा कि इसके साथ ही वो या तो देश छोड़ के चले जाएंगे या फिर उन्हें समाप्त कर दिया जाए। तो सर्व लोगों की समर्थित सरकारों के हिसाब से मिलोसेविक की बात हो रही है, समाचारों में आई। और देखेंगे हजारों, एक कथा हमने एक कहानी तो एक व्यक्ति की सुनाई, ऐसे हजारों अल्बेनियाई लोगों के साथ बर्ताव हुआ। आप देखेंगे जो एक सच्चाई के रूप में है कि जबकि वो भी उस देश का है जब कोसोवो का निर्माण हुआ। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कोसोवो का निर्माण होता है तो जो सर्ब लोगों के अधिकार हैं वही अधिकार राष्ट्र में अल्बानियाई लोगों को भी थे। इसी की बात हम भारत और पाकिस्तान भी कर सकते हैं कि जब भारत से पाकिस्तान अलग होता है तो पाकिस्तान के निर्माण होने के साथ आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो वहाँ व्यक्ति थे, वहाँ सरकार की आड़ में या सेना की आड़ में लोगों ने क्या, उग्रवादी लोगों ने या अल्पसंख्यक हिंदू धर्म के लोगों पर अत्याचार किए, या वहाँ की महिलाओं को या पुरुषों को क्या है या तो मार दिया, या फिर आप देखेंगे एक नरसंहार ही था। जो तो देखेंगे फिर इस घटना के बाद कुछ घटनाएं भारत की तरफ से भी घटी होती हैं, लेकिन वो घटना इतनी बड़ी नहीं थी कि भारत सरकार ने उस पर कंट्रोल किया हुआ था। आप देखेंगे लेकिन पाकिस्तान की सरकार इस पर चुप बैठी रही, उन्होंने उसे खुलेआम छोड़ दिया उनको ये काम करने के लिए। तो आप देखेंगे इसी तरीके से कुछ कोसोवो में भी होता है कि कोसोवो में भी सरकार के इशारे पर ये सारे काम हो रहे हैं और अपने हिसाब से लोगों को ढालने की। अब हम बात करेंगे नरसंहार उस देश को अपनी ही सेना की बात हो रही है, एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी। आप देखेंगे लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आए मिलोसेविक जाति पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे। तो आप देखेंगे ये जाति पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने के चलते हाल के वर्षों में जो उन्होंने नरसंहार हुए वो संभवतः सबसे भयंकर था। तो कोसोवो के निर्माण होने के बाद कोसोवो की डेमोग्राफिक चेंजेज में बहुत बड़ा नुकसान वहाँ की स्वयं की सरकार ने कर रखे हैं। आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया तब जाकर क्रम थमा, मतलब जब वहाँ की सरकारों में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ या अन्य राष्ट्रों की जैसे अल्बेनियाई के लोग समर्थित, मतलब
आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अन्य राज्यों के जो लोग थे उन्होंने विश्व की जो संस्थाएं हैं या विश्व के वास्तविक जो है विकसित देश या पावरफुल कंट्रीज का सहारा लिया। तो आप देखेंगे मिलोनोविक की सत्ता चली गई और बाद में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला, क्योंकि उन्होंने क्या हुआ था, जाति पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर नरसंहार किए थे अल्बानियाई लोगों के साथ, या तो उनको ख़त्म कर दिया या उनको देश से बाहर कर दिया। आप देखेंगे उनको उन्होंने शरणार्थी बनने पर मजबूर कर दिया अपने ही देश में। जो अंतर्राष्ट्रीय क्या है, मानव अधिकारों का उल्लंघन है। ये घोषणा पत्र है संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के ठीक चार्टर के अनुसार। ये घोषणा पत्र के आधार पर आप देखेंगे, ठीक है, ये चार्टर के अनुसार जो अधिकार बने हैं, आयोग बना है जो, और आप देखेंगे इसी चार्टर के अनुसार जो यूएनओ के चार्टर है, इसके आधार पर मानवाधिकार आयोग की बात की गई और ये आयोग बनाया गया। और इन्हीं अधिकारों के आधार पर जो है संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पे बात की, अन्य देशों ने भी इस पे चर्चा की, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र या यूएनओ में आप देखेंगे सभी लोगों की लगभग भागीदारी है जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया मानवाधिकारों को बढ़ावा देते हैं। तो आप देखेंगे मानवता के खिलाफ उनके खिलाफ मुकदमा चला और आप देखेंगे कि एक व्यक्ति होने के नाते उन्होंने नहीं ध्यान रखा, उन्होंने जाति को ध्यान में रखते हुए या अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ नरसंहार कराए, जबकि सत्ता उन लोगों से मिलकर भी बनी थी, देश उन लोगों से भी मिलकर बना हुआ था। हम बात करेंगे कोसोवो में तो देख सकते हैं कोसोवो की बतीसा की अगर तरफ चलें तो 1984 के सिख विरोधी दंगों से भारत में और 2002 में गुजरात दंगों में वैसी स्थिति झेलने की किसी महिला का नाम पत्र लिखिए। आप पत्र ना लिखें, आप कुछ शब्दों में अपने किताब में लिखें, आप किसी महिला को पत्र मत लिखिएगा। तो देखेंगे कोसोवो की बात की तरफ 1984 के सिख विरोधी दंगों या 2002 के गुजरात दंगों में वैसी स्थिति लाने की वाली थी। या आपको लेख लिखने की ज़्यादा इच्छुक हो तो आप किसी समाचार पत्र के लिए आप लेख लिख सकते हैं, ठीक है, या अपने घर की किसी व्यक्ति या अपनी महिला सहपाठनी या जो मित्र है उस पर चर्चा कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सऊदी अरब की महिलाओं की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम एक ज्ञापन लिखिए। आपको बताएं आप ज्ञापन लिखना सीख लीजिए, क्योंकि यूपीपीसीएस, ठीक है, अन्य वनडे एग्जाम कह सकते हैं, जैसे हम कहेंगे अगर यूपी SSC जहां मेंस की व्यवस्था है, जहां आपसे हिंदी डिस्क्रिप्टिव पूछी जाएगी तो आपसे हिंदी का ज्ञापन लिखाया जा सकता है, लेटर फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, तो आप एक ज्ञापन लिखना सीखें कि ज्ञापन कैसे लिखा जाता है। तो हम इसकी चर्चा आप मोंटेनेग्रो, कोसोवो और आप देख सकते हैं, और ये यूगोस्लाविया पूर्व है, कई राज्यों का निर्माण हो सका इसके बाद। आप इसके बाद हम चर्चा कर सकते हैं इसके आगे कि हम कहाँ पहुँचे और क्या समझे की बात में। तो अधिकार वीर जीवन की बात अगर बात करें, इन तीनों मामलों के मिलते जुलते उदाहरण भारत में भी हैं। आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, उदाहरण निम्नलिखित हो सकते हैं। पुलिस हिरासत में हिंसा की अखबारी खबरें। आप देखेंगे किसी पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की यातना देखते वक्त या उससे सज़ा या बात को बुलाते हुए या तो मृत्यु हो जाती है या राजनीतिक इशार पर उसकी हत्या की जाती है। तो आप देखेंगे पुलिस हिरासत की ऐसी घटनाएं आपको भारत में भी मिलेंगी। तो आप इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ लिख सकते हैं। और भूख हड़ताल पर जाने वाले कैदियों की ज़बरदस्ती खाना खिलाने वाली खबरों की रपट आप दिखाएंगे। आप देखेंगे भारत की कई जेलों में ऐसी घटना आई हैं। आप देखेंगे हमारे देश के किसी भी हिस्से में जाति हिंसा हुई है क्या, आप इस पे विचार करें कि जाति हिंसा कहाँ कहाँ हो रही है, उस पे आप लिख सकते हैं। हम बात करेंगे महिलाओं के साथ गैर बराबरी वाले व्यवहार की खबरें सुने। इन मामलों और भारतीय मामलों के बीच समानता और अंतरों की एक सूची बनाएं। यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक मामले के लिए आप ठीक उसी तरह के भारतीय उदाहरण दें। आप सिर्फ समानता की बात लिख सकते हैं कि मानव अधिकारों के बिना कैसे अधिकार रहे होंगे, तो इनका उदाहरण दे सकते हैं। आगे हम इनकी समानता और अधिकारों की बात के साथ आपको हम शुरुआत का जो इंट्रोडक्शन या परिचय बताए थे उसमें 3 चीज़ों को बताए थे, उसको और बताते हैं आपको। आप देखते चलें इन चीज़ों को।
ये है। हमने कहा था कि सामान्य आदि इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है, इनकी रक्षा कौन करेगा, इन्हें लागू कौन करेगा, लोकतंत्र के विस्तार में इनकी भूमिका क्या हो सकती है, हमारे मुल्क में इनकी क्या क्या भूमिका है। तो हम अपने मुल्क के साथ इनकी बात करेंगे, विश्व के अन्य देशों के साथ मुल्क करेंगे। आप इनकी तुलना उनसे करते हुए अपने शब्दों में कुछ शब्द लिखिए या सिनॉप्सिस लिखिए, कुछ पॉइंट लिखिए। आप भारतीय संविधान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अधिकारों को जानते हैं या आर्टिकल्स को समझ के पढ़ सकते हैं, तो उनको समझकर लिख सकते हैं। हमने एक जगह इनकी चर्चा की हुई है। हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे, एंजॉय। मिलते हैं अगले वीडियो में।